मुनिश्री दीपक जी जैन झांसी से पूछ रहे हैं, वास्तु का कर्मों पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये चार चीज़ें होती हैं। ये तो आपने जाना ही होगा। कोई भी कर्म जो होता है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को निमित्त बना करके ही फलता है। जैसे मान लो असाता का उदय आ गया। अब असाता का उदय है, हम राजस्थान के मरुस्थल वाले इलाके में हैं, गर्मी का समय है, काल कौन सा हो गया? ग्रीष्म काल। क्षेत्र कौन सा हो गया? रेगिस्तान। द्रव्य कौन सा हो गया? आप बिल्कुल क्षीण काय हैं, बिल्कुल क्रश काय आपकी हो गई है, ये द्रव्य हो गया। क्षेत्र राजस्थान हो गया, काल गर्मी का हो गया। उसमें भी कोई ने आपके लिए बहुत कुछ पहले से कह रखा, टेंशन हो गया, भाव हो गए, तो वही जो आपका वहाँ पर रेगिस्तान के इलाके में गर्मी का वेदन होगा, वही दूसरा व्यक्ति है जो आपके साथ वहाँ ना जाकर कहीं और गया है। समय तो गर्मी का ही है, लेकिन क्षेत्र थोड़ा सा जहाँ मरुभूमि नहीं है ऐसा है। दूसरा उसमें भी फिर ऐसा और हो गया कि साथ साथ वो वहाँ पर जा कर के अच्छे अच्छे बिल्कुल मन को प्रसन्न करने वाले भावों के साथ गया है। गर्मी का समय तो है, लेकिन भाव प्रसन्न भाव हैं, तंदुरुस्त है, अच्छा, जिसकी सहन शक्ति बहुत अच्छी है। द्रव्य भी अच्छा हो गया, क्षेत्र भी अच्छा हो गया, काल भले ही गर्मी का था लेकिन भाव अच्छे हो गए। तो चार में से उसने 3 सुधारे, तो उसको उस गर्मी का प्रभाव उतना नहीं पड़ा और दूसरे वाले पर ज़्यादा पड़ गया। तो ऐसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों को निमित्त बना करके हमारे कर्मों के फल फलते हैं। ये बात हो गई। अब द्रव्य संबंधी कुछ जैसे अशुद्धि हो, मान लो वो व्यक्ति दुबला पतला है, चिकित्सा शास्त्र का सहारा लेकर के आप वो चाहे तो अपने आप को व्यवस्थित शरीर के लिए बना सकता है। तो जैसे द्रव्य संबंधी अशुद्धि को दूर करने के लिए चिकित्सा शास्त्र होता है, ऐसी क्षेत्र संबंधी अशुद्धि को दूर करने के लिए वास्तु शास्त्र होता है, और काल संबंधी अशुद्धि को ठीक ठाक करने के लिए ज्योतिष शास्त्र होता है, मुहूर्त इत्यादि ज्ञान निकालते हैं, और भाव संबंधी अशुद्धि को ठीक ठाक करने के लिए अध्यात्म शास्त्र होता है। मूलतः इन चारों शास्त्रों का उपयोग अपने भावों को संबल देना है, क्योंकि भाव किसी विपरीत द्रव्य, क्षेत्र, काल में बिगड़ ना जाएं, और बिगड़ जाएंगे तो उस भावों के माध्यम से हम नया कर्म बांध लेंगे। इससे बचने के लिए हम योग, द्रव्य, क्षेत्र और काल की बात रखते हैं। उस योग, द्रव्य, क्षेत्र, काल के लिए अपने अपने विज्ञान होते हैं। तो क्षेत्र संबंधी ठीक ठाक व्यवस्था करने के लिए वास्तु शास्त्र है। हाँ, लेकिन यदि कोई वास्तु की आड़ में अपने धंधे करने लग जाए, लाफिंग बुद्धा, कछुआ रख लो, फेंग शुई रख लो, ये सब कुछ, ये कोई वास्तु नहीं है। वास्तु तो वो है जो भवन बनाने का एक आर्किटेक्ट होता है, एक जो उसका विज्ञान होता है, उसका नाम वास्तु शास्त्र होता है। अब नए नए विज्ञान जोड़ करके उसमें अपने अपने मतलब को सिद्ध करने में लगे हैं, उसका नाम विज्ञान नहीं है। जैसे अब आग्नेय कोण में आपका रसोई घर होना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि जो आपका सूर्य है वो पूर्व दिशा से निकलता है, और आप कभी भी देखेंगे तो उसकी गमन जो होता है पूर्व से निकल करके हल्का सा दक्षिण की ओर झुक करके और पश्चिम की ओर जाता है। और यदि आपका पूर्व दक्षिण ये जो कॉर्नर है, यहाँ पर यदि आपका रसोई घर है तो सुबह का भी वहाँ प्रकाश मिलेगा, दोपहर का भी मिलेगा और शाम को भी मिलेगा। तो जो रसोई घर में सूर्य प्रकाश हमेशा होना चाहिए, ये जो आपके रसोई घर का विज्ञान है जो बताता है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जहाँ पर सूर्य प्रकाश पहुँचता है वहाँ पर बैक्टीरिया कम से कम होते हैं। तो रसोई घर तो आपके जीवन की प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला में कम से कम जीवोत्पत्ति होगी, तो वो जीवोत्पत्ति कम से कम होगी तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। इसलिए आग्नेय कोण में रसोई घर बनाना आवश्यक है। ये तो विज्ञान हो गया। अब जल को या जल तत्व कहाँ होना चाहिए? नॉर्थ में अथवा ईशान में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कम से कम सूर्य प्रकाश पहुँचेगा। तो जहाँ शीतल वस्तु रखी जाए वहाँ पर यदि गर्मी कम होगी तो उसका स्वभाव चेंज नहीं होगा, उसका नेचर उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो ये सब व्यवस्थाएं जो बनाई जाती हैं सूर्य के गमन के हिसाब से बनाई जाती हैं और विज्ञान के हिसाब से बनाई जाती हैं। इतना तक तो वास्तु व्यवस्थित होना चाहिए, और क्योंकि विज्ञान है उसका सहारा तो आपको लेना चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में यदि कोई अपने अपने मकसद पूरे करने लग जाए उससे बचना चाहिए। इतना ही ठीक है।